नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 7.9 की। ओके और ये भी बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन यहाँ पर हमको गिवन है 3 मीटर लॉन्ग, क्या है क्वेश्चन, 3 मीटर लॉन्ग लेडर weighing 20 kg leans on the frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 मीटर from the wall as shown in figure, है ना। तो हम एक बार फिगर देख लेते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिगर में हमको दिख रहा है कि ये जो रॉड है ये 3 मीटर लेंथ का है और इसका वेट है 20 kg। तो जो कि यहाँ पर डी पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लग रहा है। वेट हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर। हमको फाइंड करना, फाइंड रिएक्शन फोर्सेस ऑफ वॉल एंड फ्लोर, है ना। तो यहाँ पर वॉल और फ्लोर का रिएक्शन फोर्स हमको फाइंड करना है, कितना रिएक्शन लगेगा, है ना। थोड़ा ध्यान से हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि इट इज़ √2 कैसे, क्योंकि इसका हाइपोटेनियस जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर और बेस जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस हाइट h स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो h का वैल्यू आ गया 2√2 मीटर, है ना। हाइट कितना हो गया, 2√2 मीटर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, क्योंकि ये जो लेडर है ये रेस्ट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम बैलेंसिंग की बात करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने फोर्स इस पे लग रहे हैं। तो सबसे पहला फ्रिक्शनलेस वॉल, फ्रिक्शनलेस वॉल है, वॉल पर फ्रिक्शन नहीं है, केवल नॉर्मल रिएक्शन है। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन F1, ओके। और फ्लोर जो है वहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो जो लेडर है वो उसके ऊपर रुका हुआ रहेगा, नहीं तो स्लिप कर जाएगा, है ना। फ्रिक्शन ही तो उसका अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, उसको एफ यहाँ पर फ्रिक्शन उन्होंने बताया है, ओके। और एन जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस का, है ना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 इज द रिएक्शन बाय wall, okay. F is friction force due to floor, okay. और N जो है it is the normal reaction by floor, okay. फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन, है ना। समझ में आया आपको। अब हम अगर बैलेंसिंग की बात करें, किसकी बात करें, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, है ना। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं भैया, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो F लग रहा है और F1 लग रहा है, तो हम लिखेंगे F1 इक्वल टू F। ये एक इक्वेशन हमको समझ में आ गई, है ना। यहाँ पर अगर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फ्रिक्शन फोर्स को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमने इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लिया, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ओके। अगर हम वर्टिकल बैलेंसिंग की बात करें तो वर्टिकली अपवर्ड कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये F2 को भी कंसिडर मत करना, है ना। F2 मतलब कि उन दोनों का रिजल्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, W लग रहा है, और कोई सा लग रहा है क्या, नहीं, है ना। और कोई सा वर्टिकल अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो W के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 20। और यहाँ पर इसे हम 9.8 ले लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, 196 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 196 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू पता चला W के बराबर, दैट इज इक्वल टू 196 न्यूटन, है ना। हमको F1 का वैल्यू निकालना है। हमको ना तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पता है, ना ही हमको F1 का वैल्यू पता है। तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू अननोन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बैलेंसिंग
ऑफ टॉर्क ऑफ टॉर्क। अब यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का जब हम यूज करेंगे, जरा ध्यान से समझना है, तो कितने फोर्स लग रहे हैं। एक काम करते हैं, हम ए के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करते हैं, अबाउट ए, ठीक है। तो उससे हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन एन और फ्रिक्शन फोर्स एफ का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन एन और एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन एन, इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इनकी बात हमको फिर करना ही नहीं है, हमको केवल डब्ल्यू की बात करना है, हमको केवल F1 की बात करना है। ओके, तो ये जो F1 है, ये जो ये ऐसा लेडर रखा हुआ है, F1 उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और W उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। W क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और F1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का केस में हम लिखेंगे क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। कौन है, कौन इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, W, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये W ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है तो देयर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर का हाफ, दैट इज 1/2 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 1/2 मीटर, कितना होगा 1/2 मीटर। तो यहाँ पर W इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 इज इक्वल टू F1, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये F1 ऐसा लग रहा है, दैट इज F1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2 होगी, कितनी होगी 2√2। तो F1 इंटू 2√2, है ना। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू, W का वैल्यू हमको पता है कितना 196 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2√2। ओके, हम 4 से कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 98 डिवाइडेड बाई 2√2, फिर कैंसिल करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई √2 न्यूटन हमको F1 का वैल्यू मिल गया। तो हमने सभी कैलकुलेट कर लिया, हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया, हमने F1 कैलकुलेट कर लिया, हमने N कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें F2 की बात करना है तो ये जो पॉइंट A है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एक F, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा F2, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो F2 कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 196 का होल स्क्वायर, है ना, और फ्रिक्शन F1 के बराबर है, ये फ्रिक्शन F1 के बराबर है, तो इसे हम लिखेंगे प्लस 49/√2। ओके, और ये कैलकुलेशन आपको खुद को सॉल्व करना है ना। हम मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे।